गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है मालदीव्स आस्क इंडिया टू विदड्रॉ ट्रूप्स। इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो मालदीव्स के प्रेसिडेंट जो हैं उन्होंने इंडिया को बोला है कि वो 15 मार्च तक अपने ट्रूप्स मालदीव्स से जो है वो विदड्रॉ कर ले। और ये अनाउंसमेंट तब भी जो है वो कर दी गई जबकि इंडिया और मालदीव्स जो हैं वो हाई लेवल कोर ग्रुप की मीटिंग कर रहे हैं माले में और इस इशू के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है। तो जो ये हाई लेवल कोर ग्रुप है ये मालदीवियन प्रेसिडेंट और पीएम मोदी के मीटिंग के टाइम पर दुबई में डिसाइड किया गया था कि इस इशू पर एक हाई लेवल कोर ग्रुप बनाया जाएगा और विड्रॉल ऑफ ट्रूप्स के ऊपर नेगोशिएशन चलेगी। लगभग 88 इंडियन मिलिट्री पर्सोनल जो है वो मालदीव्स में डिप्लॉयड है। ये मालदीवियन ट्रूप्स को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, कॉम्बैट और रिकॉनेसेंस की, और रेस्क्यू और एड ऑपरेशंस में भी उनकी हेल्प करते हैं। लेकिन 2020 में क्या हुआ कि इंडिया आउट कैंपेन चला मालदीव्स में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी चला। और जो ये मोहम्मद मीज़ो हैं ये उसी जो है कैंपेन के ही ऑफशूट उनकी पॉलिटिकल पार्टी है। इंडियन मिलिट्री प्रेजेंस के अगेंस्ट उन्होंने पूरा माहौल बनाया वहाँ पर और उसी के जो है वो बेसिस पर उन्होंने वहाँ पर इलेक्शन जीता है। तो मेजर फैक्टर्स क्या हैं, क्यों फेयर और सस्पिशन है? क्योंकि वहाँ पर हमने 2 ध्रुव एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर जो है वो इंडिया ने मालदीव्स को दिए हैं और इंडियन ऑफिसर्स को वहाँ पर डिप्लॉय किया गया है कि वो मालदीव्स नेशनल डिफेंस फोर्स को उनको ऑपरेट करने में हेल्प करें। ठीक है। और प्रीवियस गवर्नमेंट जो थी मालदीव्स की, उन्होंने बहुत ही अनट्रांसपेरेंट जो है तरीके से इंडिया के साथ डीलिंग्स किए हैं इन सब इश्यूज से रिलेटेड, ऐसा जो है वो इस इंडिया आउट कैंपेन का कहना है। यूटीएफ हार्बर प्रोजेक्ट एग्रीमेंट जो इंडिया और मालदीव्स के बीच में फेब 2021 में साइन हुआ, जिसमें इंडिया जो है वो डेवलप और मेंटेन कर रहा है कोस्ट गार्ड हार्बर और डॉकयार्ड उथुरू थिला फालहू, एक स्ट्रेटजिक अटोल है माले के पास। उसको कहा जा रहा है कि ये यूटीएफ प्रोजेक्ट जो है वो आने वाले टाइम में इंडिया उसको अपना नेवल बेस बना लेगा। तो इसीलिए जो है वो मालदीवियन मीडिया जो है इससे रिलेटेड जो है भ्रम फैला रही थी वहाँ पर और ये इंडिया आउट कैंपेन को फैसिलिटेट कर रही थी। तो अब इंडिया और मालदीव्स के जो बायलैटरल रिलेशंस हैं, अगर हम देखें तो इंडिया फर्स्ट कंट्री बनी जिसने मालदीव्स को आफ्टर इंडिपेंडेंस रिकॉग्नाइज किया 1965 में। 1988 के टाइम पर कू अटैम्प्ट जब हुआ मालदीव्स में, तो ऑपरेशन कैक्टस चलाकर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने गवर्नमेंट ऑफ मालदीव्स की हेल्प की और न्यूट्रलाइज किया उस कू को। इंडिया जो है फर्स्ट बना मालदीव्स को 2004 की सुनामी में हेल्प करने के लिए, वाटर क्राइसिस के टाइम पर हेल्प करने के लिए 30,000 डोजेज ऑफ मीजल्स वैक्सीन दी हमने। कोविड की वैक्सीन भी जो है हमने फर्स्ट रिस्पॉन्डर की तरह जो है वो मालदीव्स को दी। ठीक है। सो अगर हम देखें सिक्योरिटी और डिफेंस कॉपरेशन भी जो है इंडिया की जो है लार्जेस्ट नंबर ऑफ ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़ मालदीवियन नेशनल डिफेंस फोर्सेस को दी जाती हैं। ठीक है। लगभग 70% उनकी डिफेंस ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स इंडिया ही पूरी करता है। डेवलपमेंट कोऑपरेशन भी है, मतलब कितने प्रोजेक्ट्स वहाँ पर चल रहे हैं। इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल, मालदीव्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इंडिया, इंडिया मालदीव्स फैकल्टी ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म स्टडीज़। और फिर एग्जिम बैंक जो है लाइन ऑफ क्रेडिट दी है वहाँ पर $800 मिलियन की, जिसमें कि कई तरह के वाटर से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं, कैंसर हॉस्पिटल है, पोर्ट प्रोजेक्ट है, ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जो सबसे मेजर है वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जिसमें कि अब कैपिटल को विलिंगली गुल्ही फालहू और थीला फुशी आइलैंड्स के साथ कनेक्ट किया जा रहा है। उसमें $400 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट और $100 मिलियन का जो है ग्रांट इंडिया से दी गई है। ठीक है। बायलैटरल और इकोनॉमिक और ट्रेड रिलेशंस देखें तो मालदीव जो है सेकंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है। इंडिया जो है वो मालदीव्स का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है। फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है नवंबर 2022 में इंडिया ने मालदीव्स के इकोनॉमिक चैलेंजेस को देखते हुए $100 मिलियन की उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दी। आरबीआई ने एक करेंसी स्वैप एग्रीमेंट भी साइन किया दिसंबर 2022 में, ताकि मालदीव्स मॉनेटरी अथॉरिटी के साथ। टूरिज्म में भी इंडियंस जो हैं वो सबसे ज़्यादा जो है टूरिस्ट वहाँ पर भेजते हैं। 2 लाख ट्रैवलर्स जो हैं वो 2023 में ही गए हैं वहाँ पर। इंडियन कम्युनिटी भी जो है वहाँ पर जो है सेकंड लार्जेस्ट एक्सपैट्रिएट कम्युनिटी है मालदीव्स में। 25% डॉक्टर्स और टीचर्स जो मालदीव्स में हैं वो इंडियन नेशनल्स ही हैं। ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। ये टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 अवार्ड्स के लिए जो है अवार्ड पोर्टल जो है वो ओपन कर दी है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने। 28 फरवरी तक नाम दिए जा सकते हैं। तो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के फील्ड में जो है ये अवार्ड दिए जाते हैं।
ठीक है। और ये अवार्ड जो है आउटस्टैंडिंग और इंस्पायरिंग साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल और इनोवेशन कंट्रीब्यूशंस को रिसर्चर्स, टेक्नोलॉजिस्ट और इनोवेटर्स की रिकग्नाइज करेगा। विज्ञान रत्न, जो 3 अवार्ड दिए जाएंगे इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट और कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड। विज्ञान श्री, पद्मश्री की तरह है ये विज्ञान श्री, इसमें 25 मैक्सिमम अवार्ड दिए जाएंगे डिस्टिंग्विश्ड कंट्रीब्यूशंस के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में। विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड, 25 अवार्ड्स मिलेंगे यंग साइंटिस्ट को। विज्ञान टीम अवार्ड में जो है 3 अवार्ड दिए जाएंगे टीम को, 3 या 3 से ज़्यादा साइंटिस्ट, रिसर्चर्स या इनोवेटर्स को जिन्होंने कुछ एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन किया है फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। तो 13 डोमेन्स आइडेंटिफाई किए गए हैं जिनमें ये अवार्ड्स दिए जाएंगे, जो यहाँ पर मेंशन है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजिकल साइंसेज, मैथमेटिक्स, एटॉमिक एनर्जी एटसेट्रा। और इस बार से जो है ये अवार्ड जो हैं वो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर जो है वो कोऑर्डिनेट करेगा, ठीक है। अवार्ड्स को नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को अनाउंस किया जाएगा। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मकर संक्रांति। ये टॉपिक आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए और ज्योग्राफी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कल्चरल सेलिब्रेशंस की जा रही हैं, 14 मई और 15 मई दोनों को ही मनाया गया है मकर संक्रांति। तो बेसिकली होता क्या है कि जब सन अपनी ट्रेजेक्ट्री को चेंज करता है, नॉर्थवर्ड मूवमेंट करता है और कैप्रिकॉन साइन में जब एंटर करता है तो हम उसको हम मकर संक्रांति कहते हैं। कैप्रिकॉन को हिंदी में मकर कहते हैं, तो इसलिए जब कैप्रिकॉन में एंटर करता है सन तो हम उसको मकर संक्रांति कहते हैं, ठीक है। तो ये डे जो है चेंज ऑफ सीज़न को भी मार्क करता है, मतलब कि अब वार्मर मंथ्स जो है वो आने वाले हैं, हम विंटर से दूर जा रहे हैं। नॉर्थवर्ड जर्नी ऑफ द सन को भी जो है इसी टाइम पर शुरू हो जाती है। एक्चुअली जो है मकर संक्रांति जो है सोलर साइकिल को फॉलो कर रहा है, जबकि हमारे जो बाकी के फेस्टिवल्स हैं हम लूनर कैलेंडर के हिसाब से उन्हें देखते हैं, ठीक है। तो विंटर सॉल्स्टाइस, अब एक्चुअली होता क्या था कि कुछ हज़ार साल पहले जो है जो विंटर सॉल्स्टाइस और मकर संक्रांति एक ही दिन होते थे, लेकिन हर 76 जो है ईयर्स के टाइम के बाद, हर 76 ईयर्स के बाद एक दिन जो है वो आगे बढ़ जाता है। और जो है ये मकर संक्रांति जो है इसलिए, और विंटर सॉल्स्टाइस में अब ये इतना 20-22 दिन का डिफरेंस आ चुका है, ठीक है। सो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कच्ची खारेक। ये टॉपिक आपके इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कच्ची खारेक इंडिजिनस वैरायटी ऑफ डेट्स जो कच्छ में उगाए जाते हैं, वो सेकंड फ्रूट बनेंगे गुजरात के, जिनको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिलेगा। तो कच्ची खारेक जो है 400 से 500 साल पुराने जो है ये डेट्स हैं जो कि कच्छ में मिलते हैं। ये डेट पाम जो है नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया पर जो है पाए जाते हैं। और ये सीड्स जो सेटलर्स ने थ्रो किए थे उस समय, जो मिडल ईस्ट कंट्रीज से हज के लिए जाते थे, उस समय जो है ये डेट उगे। और अरब गार्डनर्स भी जो है फॉर्मर रूलर्स ऑफ कच्छ के जो पैलेसेस में काम करते थे, वो भी हो सकता है कि उस टाइम पर ये डेट सीड्स लाए हों और उसकी वजह से जो है ये डेट्स यहाँ पर उगे हों। तो जो डेट्स हैं ये खलाल स्टेज पे ही हार्वेस्ट कर लिए जाते हैं, मतलब जब स्टेज, ये वो स्टेज होती है जब फ्रूट्स मैच्योर हो गए हैं, सुक्रोज कंटेंट आ गया उसमें, ये रेड और येलो हो गया लेकिन अभी भी क्रिस्प है। टिपिकली 15 जून के आसपास इनको जो है ये इसकी हार्वेस्टिंग शुरू कर दी जाती है। और ये जो डेट्स हैं ये सैलिनिटी और अडेप्टेबिलिटी एक्सट्रीम ड्रॉट की कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें कच्छ अकेली ऐसी जगह है ग्लोब में जहाँ पर फ्रेश डेट्स जो हैं वो इकोनॉमिकली कल्टीवेट किए जाते हैं, मार्केट किए जाते हैं और कंज्यूम किए जाते हैं। और 2 मिलियन डेट पाम्स जो है कच्छ में अभी इस टाइम पर होते हैं, ठीक है। और इनको खलाल स्टेज में ही जो है इसलिए हार्वेस्ट कर लिया जाता है क्योंकि ये मॉइस्ट वेदर को विदस्टैंड नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कलाराम टेम्पल। ये टॉपिक भी आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पीएम मोदी जो हैं वो भी कलाराम मंदिर में गए थे रिसेंटली, गोदावरी के बैंक्स पर, पंचवटी एरिया ऑफ नासिक में। तो कलाराम मंदिर जो है इसको यहाँ पर कलाराम जो है बेसिकली ब्लैक स्टैचू ऑफ लॉर्ड राम का है यहाँ पर, इसलिए इसका नाम काला राम टेम्पल रखा गया है। तो 1792 में इसको बनाया गया था सरदार रंगाराव ओढ़ेकर जी द्वारा, और ये गोदावरी रिवर के बैंक्स पर बनाया गया है पंचवटी एरिया में। और यहाँ पर जो स्टैचूज़ हैं वो राम, सीता, लक्ष्मण और एक ब्लैक आइडल है हनुमान का मेन एंट्रेंस पर। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस देखें तो ये एक लैंडमार्क एजिटेशन यहाँ पर हुआ था बाबा साहेब अम्बेडकर का 90 ईयर्स अगो, जब दलित्स के लिए एंटी राइट्स मांगे जा रहे थे 1930 में। बी आर अम्बेडकर और मराठी टीचर और सोशल एक्टिविस्ट पांडुरंग सदाशिव जो है उन्होंने एक एजिटेशन जो है वो लॉन्च किया था, डिमांड की थी दलित्स के लिए हिंदू टेम्पल्स में एक्सेस लेने के लिए। तो 15,000 दलित फॉलोअर्स जो थे वो पीसफुली इस एरिया को उन्होंने पिकेट किया था। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं पुंगनूर काव। ये टॉपिक आपके एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है।
तो प्राइम मिनिस्टर मोदी की अभी रिसेंटली फ़ोटोज़ आई थी जब वो पुंगनुर काउज़ को फॉडर फीड कर रहे थे अपने रेजिडेंस पर। तो पुंगनुर काऊ जो है वो लगभग 70 से 90 सेंटीमीटर टॉल ही होती हैं और लग मैक्सिमम 200 केजी उनका वेट होता है। अमंग द वर्ल्ड्स मोस्ट ड्वार्फ कैटल ब्रीड्स हैं, मतलब बहुत छोटी होती हैं। पुंगनुर विलेज जो है चित्तूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, वहाँ पर ये वहाँ की नेटिव है और हाई रेजिलियंस टू ड्रॉट दिखाती हैं ये। लो क्वालिटी फीड के लिए को भी अडेप्ट कर लेती हैं और इनके मिल्क के लिए जो है ये बहुत जानी जाती हैं। इनके मिल्क में हाई फैट कंटेंट होता है, ठीक है। और 1 से 3 लीटर ये जो है मिल्क देती हैं रोज़ का, जिसमें कि फ़ैट कंटेंट 8% होता है एज़ कम्पेयर टू बाकी ब्रीड्स जिनमें 3 से 4% ही फ़ैट कंटेंट होता है। बॉडी कलर इनका वाइट ग्रे होता है, लाइट ब्राउन होता है या डार्क ब्राउन होता है या रेड इन कलर होते हैं और ब्रॉड फॉरहेड और शॉर्ट हॉर्न्स होते हैं। हॉर्न्स इनके क्रिसेंट शेप्ड होते हैं। पुंगनुर काउज़ जो हैं वो इको फ्रेंडली होती हैं। बहुत कम पानी, फीड और स्पेस चाहिए होती है इनको एज़ कम्पेयर टू हाइब्रिड ब्रीड्स। और अभी भी आंध्र प्रदेश में इंक्लूडिंग तिरुपति टेम्पल में भी जो है इनके मिल्क को जो है वो यूज़ किया जाता है अभिषेक करने के लिए। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। इन्वायरमेंट के लिए टॉपिक ये भी इंपॉर्टेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली क्वेश्चन किया है सेंटर को कि क्यों जो है कोर्ट अपॉइंटेड टेक्निकल एक्सपर्ट्स कमेटी जो है बायो सेफ्टी के लिए जीएम क्रॉप्स की, उनकी जो है सजेशंस है उनको अभी तक क्यों भी, या इनके रिकमेंडेशंस को अभी तक क्यों GEAC जो है उनको उन्होंने क्यों नहीं देखा है। तो GEAC क्या है? एक स्टेचुटरी कमेटी है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर इसको बनाया गया है और ये लार्ज स्केल यूज़ ऑफ हजार्डस लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और रिकॉम्बिनेंट्स जो है रिसर्च और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में इन्वायरमेंट परस्पेक्टिव से देखती है और प्रपोजल्स जेनेटिक इंजीनियर्ड ऑर्गेनिजम्स और प्रोडक्ट्स से रिलेटेड उनको भी जो है ये देखती है और क्लियरेंस देनी होती है जो जीएम क्रॉप से रिलेटेड उस वो भी मैंडेटरी होती है जीईएसी की क्लियरेंस लेना गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। तो इनके पास पावर्स हैं प्यूनिटिव एक्शन लेने की भी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। जीईएसी जो है वो एक स्पेशल सेक्रेटरी एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट द्वारा चेयर की जाती है। 24 मेंबर्स होते हैं इसमें, हर महीने मिलते हैं और एप्लीकेशंस को जो है रिव्यू करते हैं। इसमें अपार्ट फ्रॉम अदर मिनिस्ट्रीज ICAR, ICMR, CCMB और अदर डिपार्टमेंट्स के भी मेंबर्स इसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं अस्त्र मिसाइल। ये टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस जो है उन्होंने रिसेंटली इंडिजिनसली डेवलप्ड अस्त्र मिसाइल जो है वो इंडियन एयरफोर्स को सप्लाई किए हैं भारत डायनामिक्स के थ्रू हैदराबाद में। तो अस्त्र मिसाइल एक बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है जो डिज़ाइन किया गया है फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए और इंडिजिनसली डेवलप्ड है ऑफ कोर्स DRDO द्वारा। और इसको मैन्युफैक्चरिंग किसने किया है? भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने इंडियन एयरफोर्स के लिए। ये मिसाइल डिज़ाइन किया गया है कि एंगेज और डिस्ट्रॉय करे हाईली मैनूवरिंग सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट को। अस्त्रा MK1 वेपन सिस्टम जो है उसको SU-30 MK1 एयरक्राफ्ट के साथ इंटीग्रेट किया जा रहा है और इंडियन एयरफोर्स को जो है उसको इंडक्ट कर रही है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंडियन आर्मी डे। ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए ही इंपॉर्टेंट है। तो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली वार्म विशेस दी हैं इंडियन आर्मी पर्सोनल को ऑन द ओकेजन ऑफ आर्मी डे। तो इंडियन आर्मी डे जो है हर साल 15 जनवरी को मनाया जाता है। एक स्पेशल ओकेजन है जब ऑफिशियल्स जो हैं परेड करते हैं और इंडियन आर्मी चीफ जो है सल्यूट लेते हैं। 15 जनवरी 1949 को फील्ड मार्शल KM करियप्पा जी जो है वो फर्स्ट कमांडर इन चीफ बने इंडियन आर्मी के। उससे पहले जो है ब्रिटिश कमांडर इन चीफ होते थे। और 2022 तक आर्मी डे परेड जो है वो दिल्ली कैंटोनमेंट में होती थी, लेकिन 2023 से सदर्न कमांड में बेंगलुरु में जो है ये परेड की में 2023 में परेड की गई। इस साल जो है 2024 में इस परेड को लखनऊ में किया गया 76th आर्मी डे पर और इस बार का थीम था इन सर्विस ऑफ द नेशन। तो फील्ड मार्शल KM करियप्पा जी कौन थे? फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ थे इंडियन आर्मी के, जिन्होंने इंडो पाक वॉर में जो है लीड किया था फ्रंट से। वन ऑफ द टू इंडियन आर्म्ड फोर्सेस हैं जिनको हाईएस्ट रैंक ऑफ फील्ड मार्शल जो है वो अभी तक मिला हुआ है। दूसरे हैं सैम मानेकशॉ जी, ठीक है। तो 1947 में करियप्पा जो हैं वो फर्स्ट इंडियन बने जिनको ट्रेनिंग कोर्स एट इंपीरियल डिफेंस कॉलेज केम्बरली के लिए सिलेक्ट किया गया और इनको ऑर्डर ऑफ द चीफ कमांडर ऑफ लीजन ऑफ मेरिट भी जो है अमेरिकन प्रेसिडेंट हैरी एस ट्रूमन ने दिया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उन्होंने उनको 1983 में फील्ड मार्शल का जो है रैंक दिया था, ठीक है। So now let us see all these topics in English. So the first topic is
Maldives asks India to withdraw troops. So this topic is important for your international relations. So Maldivian President Mohammad Muizzu has asked India to withdraw its troops from the island nation by March 15th. So this announcement was made even as the India Maldives high level core group held its first meeting in Malé. So this Maldives and India had set up this high level core group to negotiate the withdrawal of troops during the meeting between PM Modi and Maldivian president on the sidelines of UN climate summit in Dubai. So how many Indian troops are there in Maldives? So about 88 Indian military personnel are serving in Maldives, and they are basically training Maldivian troops in both combat and reconnaissance and rescue aid operations. So in 2020, and India Out campaign started on social media platforms, and on ground protests also started in Maldives. And Mohammad Muizzu was the brainchild of brain behind this campaign, and he led this rhetoric against India, and he utilized that anti-India rhetoric to win elections, and he won it recently. So he basically staged protest against Indian military presence in Maldives. So, what were the major factors behind the fear and suspicion in Maldives? So, there was a controversy regarding two Dhruv advanced light helicopters which were given by India to Maldives, and Indian officers were sent to Maldives to train the Maldivian National Defense Forces regarding how to operate these helicopters. So there was also allegations of lack of transparency by previous government of Maldives in dealings with India. Similarly, the UTF harbor project agreement, under which India was to develop and maintain a coast guard harbor and dockyard at Uthuru Thila Falhu, which is a strategically located atoll near Malé, is being seen by certain sections of Maldivian media that India would convert it into an Indian naval base. Okay, so, if we look at India Maldives bilateral relations, India was among the first to recognize Maldives after its independence in 1965. So, India's prompt assistance during 1988 coup attempt led to development of trust and long-term and friendly bilateral relations with Maldives. So, Operation Cactus was the name of that assistance. So, India was the first to assist Maldives during the 2004 tsunami as well as the water crisis in Malé in December 2014. India also dispatched 30,000 doses of measles vaccine in January 2020 to prevent an outbreak in Maldives, and we also supplied them with COVID-19 vaccines. Okay, as the first responder. So we also provide them largest number of training opportunities for the Maldivian National Defense Forces. Apart from that, there is also development cooperation. Several projects are being made in Maldives with development assistance from India, like Indira Gandhi Memorial Hospital, Maldives. Institute of Technical Education, India Maldives Faculty of Hospitality and Tourism Studies, etc. In Exim Bank of India has also lent them a line of credit of $800 million for several projects related to water and sanitation, cancer hospital, and cricket stadium also. Okay, so the most important among all of them is the Greater Malé project, which aims to connect Malé to Vilingili, Gulhi Falu, and Thilafushi islands through a series of bridges, causeways, and roads. It is being funded through a separate $400 million line of credit and $100 million grant from India. Okay, so if we look at the bilateral economic and trade relations, then India is Maldives' second largest trading partner. Um, India has also handed over a financial assistance of $100 million to Maldives in November 2022. And in December 2022, RBI signed a currency swap agreement with Maldives Monetary Authority. So in 2022 only, Indians formed the largest group of tourists with over 2 lakh travelers there. Indian community is the second largest expatriate community in Maldives. About 25% of doctors and teachers in Maldives are Indian nationals. So the next topic is Rashtriya Vigyan Puraskar. This topic is important for your governance section. So nominations for Rashtriya Vigyan Puraskar have been are being invited on award portal of Ministry of Home Affairs from 14 January to 28 February. So Rashtriya Vigyan Puraskar will be given in the fields of science, technology, and innovation. So these national awards would recognize outstanding and inspiring scientific, technological, and innovation contributions of researchers, technologists, and innovators. So there will be four categories. First, of course, is the Vigyan Ratna, under which maximum of 3 awards will be given to recognize lifetime achievements and contributions made in a given field of science and technology. Similarly, there will be Vigyan Shri, under which 25 awards maximum would be given to recognize
the distinguished contributions in the field of science and technology. Vigyan Yuva Shanti Swarup Bhatnagar would recognize 25 people who would be the young scientists, okay, in the field of SNT. Similarly, there will be Vigyan Team Award, under which maximum of 3 awards will be given to a team comprising of 3 or more scientists, researchers, and innovators who have made contribution in SNT. Okay, so 13 domains have been identified under which these awards would be given. For example, physics, chemistry, biological sciences, mathematics, computer sciences, earth sciences, atomic energy, space sciences, etc. So these awards, the awards this year are being coordinated by the CSIR under Ministry of Science and Technology, and these awards will be announced on National Technology Day. Okay, that is on 11th May. So the next topic is Makar Sankranti. This topic is important for your art and culture section. So cultural celebrations are being held across the country under different names: Makar Sankranti, Pongal, Magha Bihu, Uttarayan, etc. So Makar Sankranti is basically when sun changes direction and shifts its trajectory towards the north, and it enters the Capricorn zodiac sign, which is also called Makar in Hindi. Okay, so this day is basically a marker of change of seasons, which means that warm months are now close and we are moving out of the winter season. Okay, so it is said that the northward journey of the sun begins on this day, and Makar Sankranti follows the solar cycle, whereas all other major festivals of India follow the lunar cycle. Okay, so there was a time, I think around 1 or 2,000 years ago, when Makar Sankranti and the winter solstice used to coincide. But every year since then, I'm sorry, with every 76 years, the this day, this difference between Makar Sankranti and winter solstice increases by 1 day. Okay, so the next topic is Kachi Kharek. This topic is important for your economy section and also your environment section. So Kachi Kharek, which is the indigenous variety of dates of Kutch, will become the second fruit of Gujarat to get a geographical indication tag. Okay, so Kachi Kharek is about 400 to 500 years old dates, and it is believed that this date palm grew alongside the India uh, northwestern border of India when from the seeds which were thrown by the settlers who used to visit Middle Eastern countries for Hajj. So it is also probable that these Arab gardeners who were working in the palaces of former rulers of Kutch might have contributed to the import of these date seeds and offshoots from Arab countries. So these dates which are grown in Kutch are harvested at the Khalal stage, which means that the stage when fruits have matured, accumulated sucrose, and they have turned red or yellow but are still crisp. Okay, so this harvesting season of these dates commence around 15th of June each year, and these trees are known for their tolerance to salinity and adaptability to extreme drought and heat conditions. Kutch is the only place around the globe where fresh dates are economically cultivated, marketed, and consumed, and there are about 2 million date palms in Kutch today. Okay, so these dates in Kutch are harvested at Kharal stage because they cannot withstand the moist weather. Okay. So the next topic is Kalaram Temple. This topic is important for your art and culture section. So recently, PM Modi visited the Kalaram Mandir on the banks of Godavari River in Panchvati area of Nashik, Maharashtra. So this Kalaram Temple derived its name from black statue of Lord Ram. That is called the Kalaram, and it was built in 1792 with the efforts of Sardar Rangarao Odekar, and it is located on the banks of Godavari River. And the Sanctum Sanctorum has statues of Ram, Sita, Lakshman, and a black idol of Hanuman also at the main entrance. So, what is the historical significance of this temple? So, this temple is the site of a landmark agitation led by Baba Saheb Ambedkar ji, demanding temple entry rights for Dalits more than 90 years ago. So, in 1930, B.R. Ambedkar and the Marathi teacher and social activist Pandurang Sadashiv Sane led an agitation to demand access for Dalits to Hindu temples, and about 15,000 Dalit followers peacefully picketed this temple. Okay. So the next topic is Punganar cow. This topic is important for your environment section. So PM Modi was recently seen feeding several Punganar cows with fodder at his own residence. Okay, so this Punganar cow is just about 70 to 90 centimeters tall and it weighs less than 200 kg. It is among the world's most dwarf cattle breeds. It is native to Punganar village of the Chittoor district of Andhra Pradesh. It has high resilience to drought and it can adapt to low quality feed also. It is also prized for its milk.
and it boasts this milk boasts a higher fat content. This Ponganar cow can give about 1 to 3 liters of milk per day, and the milk fat content is about 8% as compared to the 3 to 4% in other native breeds. So its body color, the cow's body color is white, gray, light brown, or dark brown, or red in color, and it has a broad forehead with short horns. The horns are generally crescent in shape, and the Banganar cows are considered eco-friendly. They require less water, feed, and space as compared to hybrid breeds. Even today, many temples in Andhra Pradesh, including the famous Tirupati temple, use the milk of Banganar cow for Abhishekam. Okay. So the next topic is Genetic Engineering Appraisal Committee. This topic is important for your environment section and also your governance section. So Supreme Court has recently questioned the center that on why reports of the court-appointed technical experts committee on the biosafety of GM crops were not looked into by the GEAC. So Genetic Engineering Appraisal Committee is a statutory committee which is formed under the Environment Protection Act, and it is responsible for approval of activities involving large-scale use of hazardous living microorganisms and recombinants in research and industrial production from an environmental perspective. Okay, so committee is also responsible for the appraisal of proposals related to release of GE organisms and products into the environment. So clearance of GEAC is mandatory for environmental release of GM crops, and this committee also has the powers to take punitive action under the Environment Protection Act. So GEAC is chaired by a special secretary or additional secretary of Environment Ministry. It has 24 members and which meet every month to review the applications in the areas indicated above. So the members comprise experts from other ministries as well as institutions as well, like ICAR, ICMR, CCMB, and so on. Okay. So the next topic is Astra missile. This topic is important for your security section. So Minister of State for Defense has recently flagged off the indigenously developed Astra missiles for supply to the Indian Air Force at Bharat Dynamics in Hyderabad. So Astra missile is a beyond visual range air-to-air missile designed to be mounted on fighter aircraft. It has been indigenously developed by DRDO, but it is manufactured by BDL, okay, for Indian Air Force. So these missiles are designed to engage and destroy highly maneuvering supersonic aircraft. And Astra Mk1 weapon system has been integrated with Su-30 Mk1 aircraft, and it is being inducted into the Indian Air Force. So the next topic is Indian Army Day. This topic is again important for your security section. So President and PM Modi has recently conveyed their warm wishes to Indian Army personnel on the occasion of Army Day. Indian Army Day is celebrated each year on 15th of January. So on this special occasion of Army Day, officials perform a parade and salute is taken by the Indian Army Chief. On this very day in 1949, Field Marshal K.M. Kariyappa became the first Commander-in-Chief of the Indian Army, and he took over the authority from the British Commander-in-Chief General Francis Butcher. Okay, so until 2022, this Army Day parade was organized at Kariyappa Parade Ground in Delhi Cantonment. But in 2023, Southern Command was responsible for this parade in Bengaluru. And this year, when we mark the 76th Army Day, the parade was held in Lucknow. Okay, at Army's Central Command. This year the theme was in service of the nation. So who was Field Marshal K.M. Kariyappa ji? So he was the first Indian commander-in-chief of the Indian Army and who led the Indian forces on the Western Front during the Indo-Pakistan War of 1947. So he was one of the two Indian Army officers to hold the highest rank of Field Marshal, the other being of course Field Marshal Sam Manekshaw. So in 1947, he was the first Indian who was selected to undergo a training course at Imperial Defence College, Camberley, UK, on directions of war. On the higher directions of war, he was also awarded the Order of the Chief Commander of Legion of Merit by American President Harry Truman. So, Government of India also conferred him with the rank of Field Marshal in 1983. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.